हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 जून और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, आज हम पॉलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये क्या होती है, इनमें क्या अंतर होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ होती हैं उनका हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें उनका मेंशन किया गया है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं UPSC, इलेक्शन कमीशन, कैग, ये सारी जो बॉडीज़ हैं उनका हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं वो अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड करती हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डेडिकेटेड आर्टिकल्स होते हैं, मतलब कि स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में इनको मेंशन किया गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आप कुछ चेंज करना चाहते हो, जैसे कैग में आपको कुछ परिवर्तन करना है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपको कुछ परिवर्तन करना है, तो आप क्या करोगे, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी और तब जा कर के इन बॉडीज़ की मैकेनिज्म में कुछ चेंजेस होंगे। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इनको स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई मेंशन नहीं किया गया है और ये स्पेशल कोई वर्क के लिए, कोई फंक्शन करने के लिए इनको इन इम्पोर्टेंट बॉडीज़ को प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। हमारी पार्लियामेंट के कोई भी लॉ बनाया जाता है, उस लॉ के थ्रू ये जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती है इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर इम्पोर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में हम देखें तो सेबी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जैसे भी कल भी हमने देखा था NHRC के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने क्वेश्चन भी पूछा था कि NHRC कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो NHRC स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट एक वर्ड और सुनते हैं हम, वो होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसके द्वारा, पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू बनाई जाती है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब हमारा जो एग्जीक्यूटिव है उसके थ्रू बनाई जाती है। अब लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी। हमारे स्टेट के 3 पार्ट होते हैं। लेजिस्लेचर आपको पता होता है, जो भी मेंबर चुन करके आते हैं वो मिलकर के बनाते हैं लेजिस्लेचर। अब जो लक्की, देखो इतने सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनमें से कुछ लक्की होते हैं, वो हर सीट से जीत करके आ जाते हैं, लक्की। अब इन लक्की में से भी मोर लक्की जो मिल करके गवर्नमेंट बनाते हैं उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो बॉडी बनाई जाती है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये हमने पॉलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बेसिक डिफरेंस को डिस्कस किया। अब द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, आज सबसे पहले आपको पता है कि आज 21 जून है और 21 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। 2014 की बात है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कि 21 जून को आप इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। 2015 में पहली बार फर्स्ट योगा डे सेलिब्रेशन किया गया और न्यू दिल्ली का जो राजपथ वाला इलाका है वहाँ पर बहुत सारे लोग इसमें इकट्ठे होते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट योगा सेशन होता है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया जाता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा देखें योगा के बारे में कि योगा होता क्या है। योगा जो है, योगा इज एन एंशिएंट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। जो योगा वर्ड है वो संस्कृत से इसको ड्राइव किया जाता है और इसका मतलब होता है जॉइन और टू यूनाइट। मतलब हमारी जो बॉडी है, यूनियन ऑफ बॉडी एंड कॉन्शियसनेस, उस दोनों को इकट्ठा करना, उनको यूनाइट करना, यही मतलब होता है योगा का। ठीक है, वैसे योगा को सेलिब्रेट करने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री, जिसका कंप्लीट नेम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, वो काफ़ी इसके लिए इनिशिएटिव लेकर के आती है ताकि बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो। और देखो स्पेशल कोविड-19 के दौरान तो योगा के लिए लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ से ये आपको कम बचाता है और आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि इस साल की थीम क्या है, पिछले साल की थीम क्या थी योगा की, वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपको एक बात में ध्यान होनी चाहिए कि 21 जून को ही क्यों मनाया गया, 21 जून को ही क्यों
ऐसे बोला गया कि योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। देखो 21 जून को क्या होता है, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सन है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चमकता है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। योगा डे सेलिब्रेट किया जाए, इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया ने, बाद में बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको सपोर्ट किया था और हम गिरते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसीलिए जो लॉन्गेस्ट डे आता है उसको एक तरीके से मानने के लिए, क्योंकि जो सन है वो काफ़ी अपनी एनर्जी, काफ़ी अपनी जो लाइट है वो आज धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर कंसंट्रेट करता है। इसको बोला जाता है 21 जो जून है उसको बोला जाता है समर सोल्स्टिस। मतलब जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस से कुछ टिल्ट हुई है, कुछ झुकी हुई है, और इसी की वजह से पूरी अर्थ के ऊपर एक साथ इक्वल सनरेज ना गिर करके कभी किसी एरिया पर ज़्यादा सनरेज गिरती है, कभी किसी एरिया पर ज़्यादा सनरेज गिरती है। तो 21 जो जून है उसको समर सोल्स्टिस के नाम से जाना जाता है। और इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो सन की रेज हैं वो ज़्यादा गिरती हैं। ठीक है, इसीलिए 21 जून को ये दिन माना गया कि इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज फ्रंट पेज पर देखो न्यूज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पूछा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला गया कि आप जो भी कोविड पैंडेमिक की वजह से जिन भी फैमिली में डेथ हुई है उन फैमिलीज़ को आप कंपनसेट करो और 4 लाख रुपए उनको आप दो। मतलब कोविड-19 के जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज़ को आप कंपनसेट करने की ज़रूरत है। तो रिवर्स में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा कुछ बात बोली गई। उन्होंने बोला कि देखो कोविड-19 पैंडेमिक एक वन टाइम डिजास्टर नहीं है, इसके लिए एक ब्रॉडर अप्रोच की आवश्यकता है। जैसे कि वन टाइम डिजास्टर आप मानो, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, इसमें क्या होता है कि एक बार आकर के चला गया और उसके बाद में जो भी फैमिलीज़ को परेशानी हुई उनको आप कंपनसेट कीजिए, पैसा दीजिए, उनके लिए घर बनाइए, ये आप कर सकते हो। लेकिन कोविड की 2 वेव आ चुकी हैं और आने वाले समय में और भी वेव आ सकती हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वन टाइम डिजास्टर है, लॉन्ग टाइम के लिए इससे लड़ना है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कंपनसेशन के थ्रू लोगों की परेशानियों को कम कर सकते हो, आपको एक ब्रॉडर अप्रोच अपनानी होगी। लोगों को जो भी एसेंशियल सर्विसेज है वो आपकी प्रोवाइड करवानी होगी। जो दूसरे डिजास्टर हैं जिनका एक शॉर्ट एंड फाइनाइट ड्यूरेशन होती है, जिसको एंडिंग मतलब क्विकली आप जिसको एंड कर सकते हो, लेकिन कोविड-19 जो है एक ग्लोबल पैंडेमिक है और इसने ना सिर्फ हमारी कंट्री को बल्कि पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया है। देखो, द पैंडेमिक हैज़ क्लेम्ड मोर देन 3.85 lakh lives, a number which is likely to increase further. These deaths have affected families from all classes, the rich and poor, professionals, informal workers, traders and farmers. The Ministry of Home Affairs, represented by Additional Solicitor General ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने देखो हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है। आपका क्वेश्चन ये है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल मेंशन किया गया है, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है या नहीं बताया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में जब भी आपको लिए किसी टॉपिक के बारे में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो पूछ लिया जाता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप पॉलिटी से रिलेटेड कोई टर्म्स को पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है या नहीं बताया गया है। बहुत सारी चीज़ें हम रेगुलर सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बताया गया होगा ना पॉलिटी में, पर बहुत सारी चीज़ें नहीं मेंशन की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको बताना है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट न्यूज देखो, हमारे इंडिया में जो मॉब लिंचिंग है उसके केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा जो हमारा स्टेट है वहाँ पर भी मॉब लिंचिंग हुई है। जो कुछ विक्टिम्स हैं वो मिनी ट्रक में कुछ कैटल्स को लेकर के जा रहे थे। लोगों ने माना कि आप जो गाय ले जा रहे हो उनको मार दोगे, उनको काट दोगे, इसके लिए मॉब लिंचिंग हुई और उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज देखो, जो एडिटोरियल पेज है उस पर कुछ डाटा आए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के कुछ डाटा हैं और इसमें डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के कुछ डाटा शो किए गए हैं।
इसमें ये बताया गया है कि जनवरी 2021 से मई 2021 के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस की 2383 कंप्लेंट दर्ज हुई हैं, जो पिछले अगर 21 साल में हम देखें, मतलब 2000 से 2021 के बीच में देखें, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंप्लेंट दर्ज हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी वीमेन होती हैं जो साइलेंट विक्टिम्स होती है, वो अपने दर्द के बारे में किसी को बताती तक नहीं है। अगर उनके खिलाफ कुछ फिजिकल वायलेंस होता है तो कम से कम अगर आप बात करो 70% वीमेन को एक्सपीरियंस करना पड़ता है फिजिकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन वो किसी को नहीं बताती हैं। सिर्फ और सिर्फ 20% से भी कम ऐसी होती हैं जो अपनी हेल्प के लिए किसी से, जो अपने मतलब खुद की सहायता के लिए किसी से मदद मांगती हैं। स्टेट वाइज यहाँ पर नंबर्स दिखा रखे हैं कि किस स्टेट में कितने डाटा सामने आए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दिल्ली में जो केसेज हैं, अब उनकी रेट बहुत ज़्यादा है, वैसे सबसे ज़्यादा जो केसेज हैं वो अलग स्टेट में डाटा जो हैं वो मतलब उनको दर्ज किया गया है। अगर गुजरात की बात करें तो 15.4% जो विमेन हैं वो सिर्फ हेल्प के लिए सामने आई हैं, और वो किसी भी जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उसके पास नहीं पहुंचती है। डॉक्टर, पुलिस, लॉयर, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास में। यहाँ पर अदर स्टेट का भी दे रखा है और उसमें बता रखा है कि कौन से स्टेट में कितने लोग मेडिकल पर्सनल के पास जाते हैं, कितने लोग पुलिस के पास जाते हैं और कितने लोग लॉयर के पास जाते हैं। अभी भी लोगों में डर है, वीमेन को ये लगता है कि वो देखो, जब भी आप कहीं से पिछड़े हुए हो ना किसी चीज़ में, तो आपको डर लगता है, और डर लगता है कि मैं क्या काम करूंगी। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, ताकि जो डर है उसको मिटाया जा सके और इक्वलिटी का जो स्टेटस है उसको मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज देखो, ये जो डाटा है ना, जो इस तरीके की डाटा हम शो करते हैं, उनको आप, जो मैंने पहले भी आपको बोला है कि स्पेशल रजिस्टर आप मेंटेन कीजिए। उस स्पेशल रजिस्टर में ये सारे डाटाज लिखिए, आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। आपको कहीं भी जो फोल्डर मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं होता, रोज का अगर आप न्यूज़पेपर रीड करोगे, आधा पेज से भी ज़्यादा आपके, शुरुआत में क्या होता है, जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप अपना सिलेबस साथ में रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में रखिए और फिर द हिंदू को खोलिए। द हिंदू को आप रीड करेंगे, मेंशन करेंगे, धीरे धीरे आपको सिलेबस याद रहने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक साथ बैठ के आपको रटना है, ना ना ना, आपको धीरे धीरे याद रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको याद रहेंगे कि किस टॉपिक को लेकर के किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो उसके सिलेबस और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से होकर के जाती है। आप उस एग्जाम का क्या पैटर्न है, उसमें जो भी बॉडी उसको कंडक्ट करवा रही है उसका क्या माइंडसेट है, वो किस तरीके से चीज़ों को सोचता है, वो सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे जब तक आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे नहीं। तो आपको उनको देखना है, फिर स्टडी करनी है धीरे धीरे। शुरुआत में जो आपके नोट्स हैं वो 1 से 2 पेज के बन सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखना वो कंसाइज होने लग जाएंगे। आप आधा पेज से ज़्यादा आपके नोट्स नहीं बन पाएंगे। तो इस तरीके की जो डाटा है ना, वो वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, वीमेन के खिलाफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो इन डाटा को। नेक्स्ट न्यूज देखो, जो लक्षद्वीप हमारी यूटी है वो केरला हाईकोर्ट के अंडर आती है। हमारी जो यूटीज़ है उनमें ज़्यादातर यूटीज़ के पास में खुद का हाईकोर्ट नहीं है, वो किसी ना किसी स्टेट के अंडर आते हैं। तो अब लक्षद्वीप यूटी को कर्नाटका हाईकोर्ट के अंडर चेंज करने की बात की जा रही है। अब किस हाईकोर्ट के अंडर क्या आना है, कौन सा हाईकोर्ट का ज्यूरिडिक्शन कितना करना है, ये सब कुछ जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, हमारे इंडिया में कुछ टर्टल पाए जाते हैं। ये जो रेयर टर्टल्स हैं, स्पेशली जो मंदिर होते हैं उनके आसपास जो पोंड होते हैं वहाँ पर इनको सेव किया जाता है। तो इन टर्टल को लेकर के एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ है। देखो, टर्टल सर्वाइवल अलायंस 2030 तक का एक विजन डॉक्यूमेंट साइन किया गया है, जिसमें हेल्प अर्थ ने हयाग्रीवा माधवा टेम्पल कमेटी और आसाम की जो गवर्नमेंट है, इन सब ने मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया है कि इन टर्टल्स को सेव करना है। ये जो टेम्पल है वो हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का जो ड्रेनेज वाला एरिया है वहीं पर ये एरिया पाया जाता है। और इन टर्टल की अगर हम बात करें, सॉफ्ट सेल टर्टल,
ये IUCN ने इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाला है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनके लिए कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इनको सेव करने की आवश्यकता है क्योंकि मीट के लिए, कार्टिलेज के लिए और रीजनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में इनको ट्रेड किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, 1971 का वॉर आपको पता है, ईस्ट पाकिस्तान मीन्स प्रेजेंट का बांग्लादेश, उसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए इंडिया ने काफ़ी हेल्प की थी। तो इसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है इस साल, 50 साल कंप्लीट हो गए हैं। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। 650 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ग्राउंड लेवल पर इसको सेलिब्रेट किया जाए। नेक्स्ट न्यूज, कोविड को लेकर के डाटा है। कोविड में जो हमारे केसेज हैं वो कम नहीं हुई हैं, रेगुलर बढ़ रहे हैं, दोबारा से डेथ भी खूब हो रही हैं। तो इस चीज़ को हालांकि हल्के में नहीं लेना है अभी। देखो नेक्स्ट न्यूज, पटना हाई कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को बोला है कि जो भी बर्थ और डेथ कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो हुई है उनके रिकॉर्ड आपको रखने की आवश्यकता है, ठीक है। कोविड-19 को लेकर के जो भी सर्टिफिकेट आप दो, डेथ होती है, सर्टिफिकेट आप दे रहे हो तो उसमें मेंशन होना चाहिए, स्पेसिफिक सर्टिफाइड होना चाहिए कि कोविड की वजह से डेथ हुई है या फिर किस कारण से डेथ हुई है। सेंटर ने कुछ और डाटा दिए हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक जब से आया तो हमने हमारे हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लगभग 45 गुना ज़्यादा खर्चा कर दिया है, मतलब इतना इन्वेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट, WHO ने साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनको लेकर के एडवाइस दी है कि आपको पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स को ज़्यादा अच्छे से रिगरसली मेंटेन करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। साउथ एशिया के कंट्रीज़ कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, पहले भी हम देख चुके हैं। सेंट्रल एशिया कंट्रीज़, वेस्ट एशिया कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट, ये सब कुछ, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ये सारी जो टर्म्स हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, देखो तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में पीस टॉक चल रही है कि किस तरीके से जब यहाँ पर सेना बाहर चली जाएगी तो US की सेना जब चली जाएगी तो हम किस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट को चलाएंगे, ठीक है। चाइना में जो वैक्सीनेशन है वो 1 बिलियन को क्रॉस कर गया है बहुत सारी धीरे कुछ समय में, लास्ट एक मंथ में तो उन्होंने 500 बिलियन डोज जो है उसको एडमिनिस्टर्ड किया है। मतलब वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेशन किया जा सके। ईरान और हमारे वर्ल्ड की 6 बेस्ट इकोनॉमीज़ उनके बीच में न्यूक्लियर डील चल रही थी। पता ही है आपको, बेसिक फैक्ट्स आपको पता ही है कि क्यों चल रही थी, क्योंकि USA ने 2015 में जो डील की उससे पीछे हट गया था और नए राष्ट्रपति चाहते हैं कि दोबारा से उस न्यूक्लियर डील को साइन किया जाए। अब ईरान के राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं तो अब देखना होगा, हालांकि ये जो पावर न्यूक्लियर जो टॉक्स चल रही थी उसको एडजर्न कर दिया गया, देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इसको दोबारा से क्या किया जाएगा, चालू किया जाएगा, इस एग्रीमेंट के ऊपर दोबारा से कैसे स्टार्ट किया जाएगा। US और रशिया के बीच में बातचीत हुई और उसमें डिस्कस किया गया कि दोनों देश अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने अपने एम्बेसडर को एक दूसरे कंट्री में भेज सकते हैं। तो रशिया ने अपना जो एनवॉय है उसको वाशिंगटन में रिटर्न किया है। तो ये हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की डिस्कस की। ओके, थैंक यू।